हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपकी अपनी पॉलिटी की चौपाल में। पॉलिटी की चौपाल में हमारा जो विषय चल रहा है वह है भारत का संवैधानिक इतिहास, और इसी संदर्भ में हमारा आज का विषय है 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 के भारत शासन अधिनियम की पृष्ठभूमि के बारे में हम पहले ही वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। हमने साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट और सांप्रदायिक पंचायत के बारे में अध्ययन किया था, और मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि इसका व्यापक प्रभाव 1935 के भारत शासन अधिनियम पे पड़ा था। अंग्रेजों को भारत पर लंबे समय तक राज करने के लिए एक विशेष कानून की आवश्यकता थी, और उन्होंने इसके लिए 1935 के भारत शासन अधिनियम को लाया। अर्थात 1935 का भारत शासन अधिनियम भारत पर लंबे समय तक और योजनापूर्ण ढंग से भारत पर शासन करने के लिए लाया गया एक कानून था, अधिनियम था। यह उस समय के ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे बड़ा अधिनियम था, जिसमें कुल 451 अनुच्छेद तथा 15 परिशिष्ट थे, और इसे 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया था। अर्थात यह सिर्फ भारत के लिए नहीं बनाया गया था, बर्मा के लिए भी यह शासन अधिनियम लाया गया था। अर्थात इसके 2 हिस्से थे, एक भारत शासन अधिनियम 1935 और दूसरा बर्मा शासन अधिनियम 1935। तो भारत शासन अधिनियम 1935 जो था उसमें 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। अब वर्तमान संविधान को अगर हम समझें तो हमें 1935 के भारत शासन अधिनियम की स्पष्ट छाप देखने को मिलेगी। 1935 का भारत शासन अधिनियम जो था वह वर्तमान संविधान के निर्माण की एक सीढ़ी थी, और 1935 के भारत शासन अधिनियम के 250 अनुच्छेद या तो बिना बदले या थोड़े बहुत फेरबदल के साथ भारतीय संविधान में भारत की संविधान सभा द्वारा शामिल कर लिया गया था। अब 1935 के भारत शासन अधिनियम के प्रमुख प्रावधान के बारे में देखते हैं। सबसे पहला प्रावधान संघीय शासन प्रणाली। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली लाई गई। संघीय शासन प्रणाली क्या होती है? विभिन्न प्रांतों को एकजुट कर उसके ऊपर केंद्रीय सत्ता, एक मजबूत व्यक्ति जो है स्थापित कर देना। जैसे परिवार में विभिन्न सदस्यों के बीच परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य एक मजबूत सत्ता के रूप में होते हैं जो परिवार को नियंत्रित रखते हैं। इसी प्रकार राज्य को नियंत्रित रखने के लिए एक केंद्रीय सत्ता की आवश्यकता थी, इसलिए संघीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई और केंद्र को अधिक अधिकार दिए गए। साथ ही राज्यों को एक इकाई के रूप में मानकर शासन चलाया गया। तो इकाई के रूप में मानकर इन्हें 2 हिस्सों में बांट दिया गया, एक ब्रिटिश अधीन भारत और दूसरा देसी रियासत। परंतु देसी रियासतों ने इस व्यवस्था को मानने से इनकार कर दिया और संघीय शासन प्रणाली कभी लागू ही नहीं हो पाई। संघीय शासन प्रणाली के अंतर्गत देश में शक्तियों का बंटवारा 3 प्रकार से किया गया था। सबसे पहला केंद्र सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। केंद्र सूची में कुल 59 विषय थे। केंद्र सूची में 59 विषय थे। राज्य सूची में कुल 54 विषय थे तथा समवर्ती सूची में 36 विषय थे। तो केंद्र सूची वैसा सूची था जिस पे नियम बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय सत्ता को थी। राज्य सूची वैसा विषय था जिस पर नियम बनाने का अधिकार प्रांतीय सरकार को था, और समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों नियम बना सकती थी। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, कुछ ऐसे भी
अकस्मात विषय होते हैं जो इन तीनों में से किसी में शामिल ना हो, तो उसका अधिकार किसे दिया गया? तो जो भी अवशिष्ट शक्तियां थी उसका अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया, माफ कीजिएगा वाइसराय को दिया गया। तो अवशिष्ट शक्तियों का अधिकार किसे दिया गया? वाइसराय को दिया गया। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा, केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। द्वैध शासन की व्यवस्था का अर्थ 2 स्तरों पर शासन की व्यवस्था की गई और उसे आरक्षित और हस्तांतरित विषय में बांट दिए गए। तीसरा पॉइंट, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया गया। केंद्र में लागू की गई और प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया गया। तो प्रांतों में जो द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त किया गया, इसके बारे में, प्रांतों में द्वैध शासन के बारे में मैंने आपको पहले भी काफी बता दिया है कि द्वैध शासन का अर्थ होता है शासन का 2 स्तरों में विभाजन। तो आरक्षित और हस्तांतरित अधिकार के रूप में शासन का बंटवारा प्रांत के गवर्नर जनरल और विधान परिषद के बीच हुआ था, जिसमें गवर्नर जनरल को मिला अधिकार आरक्षित अधिकार कहलाता था और प्रांत के विधान परिषद के सदस्यों को मिला अधिकार हस्तांतरित अधिकार कहलाता था। अब अगला विषय, 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई। द्विसदनीय व्यवस्था का अर्थ है 2 सदन। जैसे वर्तमान में विधानमंडल में, प्रांतों के विधानमंडल में, कुछ विधानमंडलों, हालांकि अधिकांश राज्यों में ऐसी व्यवस्था नहीं है, सिर्फ 5-6 राज्यों में ऐसी व्यवस्था है कि विधानमंडल में 2 सदन होते हैं, एक विधानसभा और दूसरी विधान परिषद। उसी प्रकार प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था की गई। अगला पॉइंट, दलित, महिला, मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई। मैंने आप लोग को इसे पहले जो वीडियो बनाया है उसमें सांप्रदायिक पंचायत के बारे में बताया था, जिसमें दलित के लिए अलग से निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई, जिसका जो है गांधी जी ने पुरजोर विरोध किया था। और फिर पूना पैक्ट द्वारा गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच समझौता हुआ था। तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसमें दलित, महिला और मजदूर के लिए अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी और मताधिकार का विस्तार किया गया। जिस तरह मैंने बताया कि शिक्षा, संपत्ति और आय के आधार पर कुछ गिने चुने लोगों को मताधिकार के प्रयोग का अधिकार था, 1935 के भारत शासन अधिनियम में क्या किया गया, इसका विस्तार किया गया और मताधिकार का अधिकार लगभग कुल जनसंख्या के 10% लोगों को दिया गया, अर्थात मताधिकार का विस्तार हुआ। इसके बाद भारत परिषद को समाप्त कर भारत सचिव को सलाहकारों का दल दिया गया। आपको पता है कि भारत परिषद का निर्माण 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के द्वारा हुआ था, जिसमें भारत सचिव की मदद के लिए 15 सदस्यीय परिषद का निर्माण किया गया था। परंतु 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया और भारत सचिव को काम करने के लिए सलाहकारों का एक दल दिया गया। इसके बाद 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा ही भारत में 3 संस्थाओं का उदय हुआ। सबसे पहला रिजर्व बैंक, जिसे शाख और मुद्रा के सही संचालन के लिए बनाया गया, बनाने का प्रावधान किया गया। दूसरा लोक सेवा आयोग। तो लोक सेवा आयोग में 3 तरह के आयोग, लोक सेवा आयोग में 3 तरह के आयोग। कौन कौन से 3 तरह के आयोग? नंबर 1 केंद्रीय लोक सेवा आयोग, अर्थात केंद्र स्तर पे जिस लोक सेवा आयोग का निर्माण हुआ वह केंद्रीय लोक सेवा आयोग, वर्तमान में जिसे यूपीएससी कहते हैं। दूसरा राज्य सेवा आयोग या प्रांतीय सेवा आयोग, जिसे वर्तमान समय में स्टेट पीएससी कहते हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य लोक सेवा आयोग। और तीसरा संयुक्त लोक सेवा आयोग। संयुक्त लोक सेवा आयोग, अगर 2 राज्य मिलकर किसी लोक सेवा आयोग का गठन करते हैं तो वह संयुक्त लोक सेवा आयोग जो है कहलाता है। तो इस प्रकार लोक सेवा आयोग के अंतर्गत
3 आयोग का गठन हुआ। कौन सा? केंद्रीय लोक सेवा आयोग, केंद्रीय लोक सेवा आयोग, सबने लोक सेवा आयोग लगा लीजिएगा, राज्य लोक सेवा आयोग और तीसरा संयुक्त लोक सेवा आयोग। इन 3 लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। और चौथा संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। संघीय न्यायालय मतलब देश का सर्वोच्च न्यायालय जो न्यायिक विषय पर फैसले ले सके। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो 1935 का भारत शासन अधिनियम भारत में उत्तरदायी शासन लाने के लिए बनाया गया एक प्रभावी अधिनियम मालूम होता है। हालांकि इसे ब्रिटिश सरकार ने अपने आप को लंबे समय तक भारत में रखने के लिए बनाया था और वो इसमें कारगर नहीं हो पाए, परंतु यह भारतीयों के लिए काफी लाभदायक रहा और यह भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए उठाया गया एक प्रमुख कदम साबित हुआ। तो ठीक है, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अब मिलेंगे हम आपसे पॉलिटी की चौपाल के अगले वीडियो में।